हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज इस वीडियो में हम लोग सेल साइकिल का पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट वन और पार्ट टू डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि बेसिक्स क्या क्या हैं सेल साइकिल्स के और सीडी के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स कैसे एक्टिव होता है और उसके कुछ पीवाईक्यूज हमने किए थे। देन हमने पार्ट सेकंड में काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। जैसे कि आपके हमने देखे थे कि क्या क्या दिखा था, हाँ, हमने देखा था कि कैसे रेटिनोब्लास्टोमा का केस हमने देखा। हमने देखे चेक पॉइंट्स, कौन सी सेल साइकिल में फेजेस स्किप होती हैं। ठीक है, ये सब हम लोग सेल साइकिल पार्ट सेकंड में देख चुके थे। आज हम लोग पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग सेल साइकिल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट मेनली डिस्कस करेंगे और सेल साइकिल इनिबिटर्स के बारे में देखेंगे और फिर कुछ पीवाईक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड अगर नहीं देखा है तो मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूंगी, एज वेल एज वीडियो के एंड में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड का। आप वहां से जाके देख लीजिएगा। अदरवाइज आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेल बायोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल का फ्यूजन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये फ्यूजन एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? ये पहली बात तो राव एंड जॉनसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस की जो सेल्स थी, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में सेल साइकिल में जो सेल्स थी उनको लिया और उनको फ्यूज किया गया। उनको फ्यूज किया, जैसे कि ध्यान से देखिएगा। जैसे इन्होंने फर्स्ट क्या किया, एस फेज लिया और जीवन फेज को फ्यूज किया। एस फेज में थी सेल साइकिल और हमारी जीवन फेज में थी हमारी सेल। उन दोनों सेल को लिया, उनके न्यूक्लियस को फ्यूज किया और देखा कि क्या रिजल्ट आता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ध्यान से सुनिए मेरी बात। आप सपोज कीजिए आपकी ये सेल है। ठीक है, ये सेल है, ये आपकी एस फेज में है ये सेल। ठीक है, वहीं पर साथ में इन्होंने क्या किया, एस के साथ साथ जीवन फेज में एक सेल है, इन दोनों को फ्यूज किया। तो इन दोनों के न्यूक्लियस आए एक सेल में। ठीक है, और देखा कि क्या कंक्लूजन निकल रहा है, क्या रिजल्ट निकल रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा कि एस फेज न्यूक्लियस रिलीज समथिंग दैट ड्राइव्स जीवन न्यूक्लियस इनटू एस। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिए। इन्होंने क्या देखा, मैं आपको बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करती हूँ इसका क्या मतलब है। अगर आप जीवन और एस फेज की सेल को फ्यूज कराएंगे तो क्या होता है कि देखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जैसे आपका ये सेल साइकिल है, ठीक है, ये हमें पता है 4 फेजेस होते हैं। एम, G1, S, G2। ठीक है, अब देखिए कभी भी जो सेल है वो कभी भी पीछे नहीं, रिवर्ट बैक नहीं करती। जैसे सेल जीवन से एस में जाएगी, एस से G2, G2 से एम, इस तरीके से सेल आगे बढ़ती रहेगी। कभी भी सेल रिवर्ट बैक नहीं करती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एस और जीवन जो फेस के जो सेल्स थे उनको फ्यूज कराया। तो देखा कि क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो जीवन फेज में न्यूक्लियस है, जो जीवन फेज में न्यूक्लियस है वो इमीडिएटली एंटर कर जाएगा एस फेज में। मैं रिपीट कर रही हूँ, जो जीवन फेज में न्यूक्लियस है वो इमीडिएटली एंटर कहाँ कर जाएगा, एस फेज में। और जो एस फेज का न्यूक्लियस है वो कंटिन्यू करेगा अपना डीएनए रेप्लिकेशन। एस फेज का न्यूक्लियस क्या कर रहा होगा, डीएनए रेप्लिकेशन कर रहा होगा, तो वो कंटिन्यू रहेगा उसका डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन जो जीवन फेज है वो कहाँ एंटर कर जाएगा इमीडिएटली, एस फेज में। देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एस से जीवन में जाए, कभी ऐसा नहीं हो सकता, या G2 से एस में जाए, नहीं। हमेशा सेल आगे की तरफ मूव करती है, जीवन से एस में जाएगी, एस से G2 में जाएगी और G2 से एम में जाएगी। तो जब जीवन सेल का न्यूक्लियस और एस सेल का न्यूक्लियस को फ्यूज कराया गया तो ये देखा गया कि जो एस फेज का न्यूक्लियस है वो कंटिन्यू कर रहा है अपना डीएनए रेप्लिकेशन, और जो जीवन फेज का न्यूक्लियस है वो क्या कर रहा है, इमीडिएटली एंटर कर रहा है एस फेज में। तो यही कंक्लूजन लिखा हुआ है, एस फेज न्यूक्लियस रिलीजेस समथिंग। एस फेज का न्यूक्लियस कुछ ऐसा रिलीज कर रहा है दैट ड्राइव्स जीवन न्यूक्लियस इनटू एस, जिसकी वजह से जीवन का जो न्यूक्लियस है वो एस फेज में एंटर कर गया है। ठीक है, एस फेज के न्यूक्लियस ने कुछ ऐसा रिलीज किया जिसकी वजह से जीवन फेज का जो न्यूक्लियस है वो कहाँ एंटर कर गया है, एस फेज में।
ठीक है, वही हमने कहा कि जीवन कहाँ एंटर कर जाएगा, एस फेज में, और एस अपना कंटिन्यू रखेगा डीएनए रेप्लिकेशन। अब सेकंड केस देखते हैं, अगर एस और G2 को फ्यूज कराएं, एस फेज का न्यूक्लियस एंड G2 फेज के न्यूक्लियस को अगर हम फ्यूज कराएं तो क्या होगा, ध्यान से सुनेगा। जो आपका G2 फेज का न्यूक्लियस है वो G2 में ही रहेगा। G2 फेज का न्यूक्लियस क्या रहेगा, स्टे करेगा G2 में ही, क्योंकि मैंने क्या कहा, कभी भी सेल पीछे मूव नहीं करेगी, आगे की तरफ ही मूव करती है, तो G2 वाला G2 में ही रहेगा। और जो आपका एस फेज का न्यूक्लियस है वो अपना डीएनए रेप्लिकेशन कंटिन्यू रखेगा। तो देखो वही यहाँ पे कंक्लूजन में लिखा हुआ है, G2 न्यूक्लियस इज रेजिस्टेंट टू एस फेज प्रोमोटिंग फैक्टर। एस फेज ने कुछ रिलीज किया, लेकिन G2 न्यूक्लियस क्या है, रेजिस्टेंट है उसके लिए, तो G2 वाला अपने G2 में रहेगा, और एस फेज में जो न्यूक्लियस है वो अपना डीएनए रेप्लिकेशन को क्या करेगा, कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम G1 और G2 को फ्यूज कराते हैं तो क्या होगा। अगर हम G1 और G2 को फ्यूज कराते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर हम G1 और G2 के फेस न्यूक्लियस को फ्यूज कराएंगे तो G1 वाला जो न्यूक्लियस है वो स्टे करेगा अपने G1 फेज में ही। ठीक है, देखो G1 एंड G2 डू नॉट इन्फ्लुएंस ईच अदर, क्या लिख रहा है, G1 और जो G2 है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। G2 वाला अपने G2 में ही रहेगा, और G1 वाला अपना न्यूक्लियस पहले S फेज में जाएगा, S में अपना डीएनए रेप्लिकेशन वाला कंटिन्यू करेगा, फिर अपने G2 फेज में जाएगा। तो G1 और G2 एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, G2 वाला G2 में रहेगा, और G1 वाला अपने टाइम टेकर अकॉर्डिंग टू ओन टाइम टेबल वो अपना पहले G1 का वर्क कंप्लीट करेगा, देन S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन है उसे कंप्लीट करेगा, तब वो G2 में जाएगा। तो वही कंक्लूजन में लिखा हुआ है, G1 एंड G2 डू नॉट इन्फ्लुएंस ईच अदर। ठीक है, अब लास्ट केस पे चलते हैं हम एम फेज को। अगर एम फेज को सपोज कीजिए इंटरफेस में आती है G1 S G2, एम फेज को अगर हम G1 से कराएं, एम को हम G2 से कराएं, या एम को S से कराएं तो क्या होगा, ध्यान से सुनेगा। अगर हम एम को G1 और एम को कराएं फ्यूज, G1 के न्यूक्लियस और एम फेज के न्यूक्लियस को फ्यूज कराएंगे तो क्या होगा, सेल एपोप्टोसिस कर जाएगी। क्या हो जाएगा, एपोप्टोसिस हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ, G1 एंड एम वाले को कराएंगे तो क्या होगा, सेल एपोप्टोसिस कर जाएगी। ठीक है, एस और एम को कराएंगे तो क्या होगा, देखो ये वेरी कर सकता है, ये वेरी करेगा सेल टू सेल। वहीं पर G2 और एम को कराएंगे, G2 और एम को, तो ये क्या हो जाएगी, सेल सरवाइव कर जाएगी। क्यों, क्योंकि G2 के बाद तो एम आना ही है, तो G2 और एम को कराएंगे तो सेल सरवाइव कर जाएगी। वही चीज यहाँ कंक्लूजन में लिखी हुई है, माइटोटिक न्यूक्लियाई रिलीज माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर MPF दैट अफेक्ट्स ऑल इंटरफेस न्यूक्लियाई। अगर हम G2 और M को करा रहे हैं सेल सरवाइव कर जाएगी, अगर हम G1 और M को करा रहे हैं सेल एपोप्टोसिस कर जाएगी, अगर हम S और M को करा रहे हैं तो ये वेरी करेगा, ये डिपेंड करेगा। ठीक है, आई होप ये न्यूक्लियाई फ्यूजन वाला ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाउ एंड जॉनसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था न्यूक्लियर फ्यूजन का, कि अगर हम कोई दो सेल लेते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में हैं तो क्या रिजल्ट निकलेगा। तो जब इन्होंने एस और G1 का कराया तो इन्होंने देखा कि एस वाली सेल अपना डीएनए रेप्लिकेशन कंटिन्यू रखेगी, G1 वाली क्या करेगी, इमीडिएटली एंटर कर जाएगी एस फेज में। एस और G2 को जब कराया तो इन्होंने देखा G2 वाली G2 में ही है, उसी फेज में है, लेकिन एस वाली क्या है, अपना डीएनए रेप्लिकेशन कंटिन्यू कर रही है। G1 और G2 का कराया तो इन्होंने देखा कि G2 वाला G2 में ही स्टे कर रहा है, और G1 वाला अपने अकॉर्डिंग टू देयर ओन टाइम टेबल वो अपने साइकिल को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, इट मीन्स दैट G1 एंड G2 डू नॉट इन्फ्लुएंस ईच अदर। वहीं पर इंटरफेस और एम फेज को कराया तो इन्होंने देखा कि अगर हम G2 और M का करा रहे हैं तो सेल सरवाइव कर रही है, अगर G1 और M का कराएंगे तो सेल अपोप्टोसिस कर जाएगी, और अगर S और M का कराएंगे तो वेरी करेगा, ये डिपेंड करेगा सेल टू सेल। अब हम चलते हैं कुछ इनहिबिटर्स की तरफ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल क्या है आपकी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है आपके CDK इनहिबिटर प्रोटीन्स, क्या है CDK इनहिबिटर प्रोटीन्स, या फिर आप कह सकते हैं KIP काइनेज इनहिबिटर प्रोटीन्स, काइनेज इनहिबिटर, मतलब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, प्रोटीन्स। ठीक है, अब देखिएगा पहले हम P16 की तरफ चलते हैं।
ये 16 क्या बता रहा है, ये 16 बता रहा है कि ये प्रोटीन कितने मॉलिक्यूलर वेट की है, 16 डाल्टन की ये प्रोटीन है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है इस प्रोटीन का, 16। P21 ये क्या बता रहा है, 21 डाल्टन की ये प्रोटीन है, 21 डाल्टन की ये क्या है, प्रोटीन है। तो अगर हम पहले P16 को देखें, मैमल्स में मिलती है ये सीडीके इनहिबिटर प्रोटीन। ये क्या करेगा, आपका G1 सीडीके एक्टिविटी को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। G1 फेज में क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि G1 फेज में आपकी सेल है, ठीक है, उसे आपको इनहिबिट करना है, तो आप कैसे करेंगे, कौन सी प्रोटीन से, P16 से। P16 क्या करेगा, आपके CDK4 साइक्लिन डी को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, क्योंकि G1 सीडीके एक्टिविटी इन G1 सप्रेसिस G1 सीडीके एक्टिविटी। कौन सी सीडी को इनहिबिट करेगा, CDK4 को। बात समझ आई। P16 क्या करेगा, आपका सप्रेसिस G1 सीडीके एक्टिविटी। अब ये आपको याद होने चाहिए, G1 फेज में कौन से सीडीके काम करते हैं, S फेज में कौन से सीडीके काम करते हैं, M फेज में कौन से सीडीके काम करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। वहीं पर P21 की अगर मैं बात करूं, ये किसे सप्रेस करता है, G1 S सीडीके, G1 S सीडीके एंड S सीडीके एक्टिविटीज, एंड S सीडीके एक्टिविटीज, ठीक है। वहीं पर P27 की बात की जाए, P27 क्या किसको सप्रेस करता है, G1 S सीडीके एंड S सीडीके एक्टिविटीज इन G1, suppresses G1 S CDK and S CDK activities in G1, helps cell withdrawal from cell cycle when they terminally differentiated। ठीक है, तो ये तीनों आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि 16 का रोल कहाँ आता है, 21 का रोल कहाँ आता है, एज वेल एज P27 का रोल कहाँ आता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। वहीं पर अगर बात की जाए, भाई हमने देख लिया कि हमारे इंटरफेस के लिए ये CIP या किप फैमिली मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन M फेस के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको M फेस को लेके बात करनी हो, अगर आपको ब्लॉक करना हो M फेस को, तो आप किसको टारगेट करेंगे। तो देखो, जब भी हमें M फेस को ब्लॉक करना होता है, हम टारगेट करते हैं ट्यूबुलिन्स को। किसको टारगेट करते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन को टारगेट करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उनको टारगेट करते हैं। जब भी आपको M फेस ब्लॉक करना है, आप माइक्रोट्यूब्यूल्स जो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होती हैं, आप उनको टारगेट करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंगली और बहुत इजी वे में मैं समझाती हूँ। सपोज कीजिए अगर आपको ब्लॉक करनी है असेंबली, जैसे कि ये स्पिंडल फाइबर्स होती हैं, इनकी असेंबली को ब्लॉक करना है। ये ट्यूबुलिन है, इनकी असेंबली को क्या करना है, ट्यूबुलिन को, ठीक है, ट्यूबुलिन्स होती है ना माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनकी असेंबली को ब्लॉक करना है, असेंबली को ब्लॉक करना है। तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, इसके लिए आप कॉल्चीन, कॉल्सीमिड, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, आप क्या क्या यूज करेंगे, कॉल्चीन, कॉल्सीमिड, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, इनको यूज करेंगे, इन स्पेसिफिक ड्रग्स को यूज करेंगे। किसके लिए, ये ट्यूबुलिन से बाइंड होंगी और असेंबली जो है ट्यूबुलिन की उसे ब्लॉक कर देंगी। ये क्या करती हैं, ये बाइंड, देखिए लिख रहा है ना, बाइंड सब यूनिट्स एंड प्रिवेंट पॉलीमराइजेशन। ये क्या करेंगे, ट्यूबुलिन से बाइंड करेंगी और ट्यूबुलिन की जो असेंबली होगी उसे ब्लॉक कर देंगी। ठीक है, वहीं पर अगर हमें इसकी डिसअसेंबली को ब्लॉक करना हो, वहीं पर अगर हमें इसकी डिसअसेंबली को ब्लॉक करना हो, डिसअसेंबली को ब्लॉक करना हो, तो हम किसका यूज करते हैं, टेक्सोल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टेक्सोल का। ये क्या करता है, बाइंड करेगा ट्यूबुलिन से और उसकी डिसअसेंबली को ब्लॉक कर देगा टेक्सोल। अगेन आई एम रिपीटिंग बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल्चीन, कॉल्सीमिड, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, ये क्या करते हैं, असेंबली को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, ट्यूबुलिन की असेंबली को ब्लॉक कर देते हैं। वहीं पर टेक्सोल जो है उसकी ट्यूबुलिन की डिसअसेंबली को ब्लॉक कर देता है। अब ट्यूबुलिन डिसअसेंबल नहीं हो पाएंगे तो आपका M फेस क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा ये। अब हम कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, CSIR नेट दिसंबर 2018 में आया है, बहुत इजी है, ध्यान से देखना। Following observation was made when a mammalian cell in one phase of cell cycle was fused with a cell in another phase of cell cycle। ये क्या है, राव एंड जॉनसन का एक्सपेरिमेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखो कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ABCD, आपको बताना है कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स है। ए स्टेटमेंट है, फ्यूजन ऑफ अ सेल इन G1 फेज, एक सेल है आपकी G1 फेज में और उसको फ्यूज कराया गया है S फेज के साथ।
विद एस फेज कॉस्ट द G1 न्यूक्लियस टू एंटर एस फेज। क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं? पहला स्टेटमेट क्या बोल रहा है कि आपकी कोई सेल है G1 फेज में, उसको एस फेज के साथ फ्यूज कराया गया है, तो ये क्या कॉज कर रहा है कि जो G1 वाला जो न्यूक्लियस है वो एंटर कर जाएगा एस फेज में। बिल्कुल सही बात है, हमने यही तो देखा, एस वाला अपना डीएनए रेप्लिकेशन कंटिन्यू रखेगा और G1 वाला क्या करेगा, इमीडिएटली एंटर कर जाएगा एस फेज में। तो क्या है स्टेटमेंट, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, अपॉन फ्यूजन ऑफ G2 सेल, आप किसको फ्यूज करा रहे हैं, G2 सेल को, किससे, एस फेज से, विद एन एस फेज सेल। G2 सेल डज नॉट एंटर एस फेज, बिल्कुल सही बात है, मैंने क्या बताया, सेल कभी भी पीछे नहीं लौटती। तो क्या बोल रहे हैं, G2 सेल डज नॉट एंटर एस फेज, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि G2 क्या है, एस फेज में नहीं जाएगी, G2 अपने वहीं पर स्टे करेगी G2 में ही, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देन नेक्स्ट देखते हैं, अपॉन फ्यूजन ऑफ अ G1 सेल विद G2, G1 और G2 का फ्यूजन करा लिया गया है, G1 न्यूक्लियस एंटर G2 फेज, बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट, G1 न्यूक्लियस एंटर G2 फेज, क्या ऐसा होता है, नहीं, G1 और G2 एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते। G1 क्या है, अपने अकॉर्डिंग, अपने ओन टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलेगा, पहले G1 में रहेगा, फिर वो S में जाएगा, फिर G2 में जाएगा। तो G1 न्यूक्लियस एंटर G2 फेज नहीं, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, बिल्कुल रॉन्ग हो गया सी स्टेटमेंट। देखिए आप ऑप्शन यहीं से निकाल सकते हैं, अगर सी रॉन्ग है तो फर्स्ट, थर्ड और सेकंड तो नहीं होगा, इट मीन्स फोर्थ होगा, लेकिन हम फोर्थ वाला स्टेटमेंट देखते हैं। फ्यूजन ऑफ एन एस फेज सेल विद अ एम फेज, अब एस और एम को फ्यूज करा लिया गया है, कॉसेस द एस फेज सेल टू इमीडिएटली एंटर माइटोसिस। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि ये मैंने कहा वेरी करता है, जब एस और एम को आप फ्यूज कराएंगे तो क्या हो सकता है, वेरी करेगा, एस वाला इमीडिएटली एंटर भी कर सकता है एम फेज में, ठीक है। तो ए बी डी, ये क्या हो गया, फोर्थ वाला जो आपका ऑप्शन है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट, CSIR नेट दिसंबर 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेल्स इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल वर फ्यूज्ड टू सेल्स इन द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल। आपकी एक सेल है एस फेज में, अब आप क्या है, आप अलग अलग फेजेस में उसे फ्यूज करा रहे हैं, जैसे G1 फेज के साथ फ्यूज करा रहे हैं, G2 के साथ फ्यूज करा रहे हैं, M के साथ फ्यूज करा रहे हैं, ठीक है। These cells were then grown in medium containing ट्राइटेटेड थाइमिडीन, ठीक है। और उस आपने इन सेल्स को कहाँ ग्रो कराया है, जिसमें ये मीडियम में क्या है, ट्राइटाइटेटेड थाइमिडीन प्रेजेंट है। तो मैक्सिमल अमाउंट ऑफ फ्रेशली लेबल्ड डीएनए इज लाइकली टू ऑब्टेन्ड इन एस फेज सेल्स फ्यूज्ड विद। क्या पूछा जा रहा है कि हमें सबसे ज्यादा लेबल्ड डीएनए किस में मिलेगा, जब हम एस फेज को इन तीनों से फ्यूज कराते हैं तो हमें मैक्सिमम लेबल्ड डीएनए किस में मिलेगा। तो आप खुद सोचिए, देखिए मैक्सिमम लेबल्ड डीएनए थाइमिडीन है, ठीक है, थाइमिडीन है तो एटीपी का यूज होगा, ठीक है। तो किस में मिलेगा, देखो G2 वाला तो एस में दोबारा नहीं जा सकता भाई, हमें लेबल्ड कब मिलेगा, जब रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, तभी मैक्सिमम लेबल डीएनए मिलेगा। तो G1 वाला कहाँ जाएगा, G1 के बाद आएगी एस फेज, एस फेज आएगी तो हमें मैक्सिमम लेबल डीएनए मिल सकता है, जब वहां ग्रो होगी तो G1 से एस जाएगी तो हमें क्या होगा, मैक्सिमम लेबल डीएनए मिलेगा। G2 वाला तो G2 में ही रहेगा भैया, M वाला भी एस में नहीं जा सकता, तो एस फेज जब हम फ्यूज कराएंगे G1 फेज के साथ तो हमें मैक्सिमम लेबल डीएनए मिलेगा, क्यों, क्योंकि थाइमिडीन को भी यूज करेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या आंसर आएगा, G1 फेज सेल, एस फेज सेल को फ्यूज कराएंगे जब आप G1 फेज के साथ तो आपको मैक्सिमम ही लेबल डीएनए मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है ना, थाइमिडीन को यूज करेगा, थाइमिडीन को यूज करेगा तो थाइमिडीन, क्योंकि भाई डीएनए रेप्लिकेशन होगा ना, तो डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो थाइमिडीन का यूज होगा, तो G1 एस फेज सेल फ्यूज्ड विद G1 फेज सेल, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन है, ड्रग सच एस विनब्लास्टिन और कॉलचीसिन अरेस्ट सेल डिवीजन फॉर आवर्स और इवन डेज, ठीक है भाई, सही बात है। विच फेज ऑफ द सेल साइकिल इज ब्लॉक्ड बाय दीज ड्रग, ये विनब्लास्टिन और कॉलचिन किस फेज की सेल को ब्लॉक करते हैं, किस फेज में जो होती है सेल, एम फेज में। एम फेज में भी इनका रोल क्या होता है, एम फेज में इनका रोल होता है कि ये असेंबली को ब्लॉक करते हैं, ट्यूबुलिन असेंबली जो होती है उसे क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, ट्यूबुलिन असेंबली को, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये छोटा सा पार्ट अच्छे से समझ आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इवन मैंने जो पार्ट फर्स्ट और सेकंड कराया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं एक सेपरेट वीडियो भी लाऊंगी जिसमें मैं PYQs कराऊंगी आपको, कुछ PYQs रह गए हैं,
कुछ क्या बहुत PYQs रह गए हैं, तो उसमें कुछ PYQs कराऊंगी आपको, जो पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड उनके क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप मुझे gyanvarshaquery@gmail.com पर मेल करके भी बता सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक और टॉपिक पढ़ना है आप मुझे वहाँ मेल कीजिए, अगर पॉसिबल होगा तो मैं उसके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको ये मटेरियल चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पर, मैं वहाँ पर ये मटेरियल अपलोड कर दूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो बाकी तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं। ये हमारा FB पेज का लिंक है, आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं fb.me/ज्ञानवर्षा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में भी बताया कीजिए आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है, ठीक है। और आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।